हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद साथियों, एक बार फिर एपिक एजू चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार बिल्कुल एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो भाइयों, आज के लिए जो अपडेट तो कुछ हम इस वीडियो में नहीं लेकर आए हैं, लेकिन जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि एचएससी सीट अपडेट बाय राहुल ने किस प्रकार के गंभीर आरोप न केवल सरकार पे लगाए हैं, बल्कि जो सरकार के जो मुख्य अधिकारी होते हैं, जिनके हाथ में सारी भर्तियां होती हैं, सारे लीगल काम होते हैं, सारे सभी प्रकार के काम होते हैं, हर तरीके पर एक गंभीर आरोप लगाए हैं। ये वीडियो में आपको वही हम बताने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या गंभीर आरोप लगाया है, किसको ईमानदार बताया है और कौन कौन से वो अधिकारी हैं जो कि किस कार्य प्रणाली में सरकार के लिए बाधा बने हैं और युवाओं की जिंदगी को नरक बनाने में उन अफसरों ने अपना काम बहुत ही संजीदगी से किया है और अपोजिट पार्टी को, जो बीजेपी के अपोजिट पार्टी है, उसको कहीं ना कहीं मजबूत करने का काम इस सरकार में उन अधिकारियों ने किया है। तो उन्हीं पर चर्चा करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का तरीका वीडियो में प्रारंभ में बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें जो कि वो वीडियो है उसका हम विश्लेषण करने वाले हैं, जो कि वायरल वीडियो है यूट्यूब पर। हम उसका विश्लेषण करने के लिए हम हैं पहले क्वेश्चन पर। जैसा कि उनका पहला पॉइंट उन्होंने उठाया कि कौन है भर्ती रोको गैंग, तो वो भर्ती रोको गैंग पर बोलते हैं। तो उन्होंने बताया कि भर्ती रोको गैंग सरकार के अंदर ही मौजूद है, कुछ बड़े अधिकारी मौजूद हैं, कुछ बड़े अधिकारी जो हैं वो वास्तव में इन भर्तियों को नहीं होने देना चाहते। वो कहीं ना कहीं किसी अधिकारी की या किसी दूसरे बंदे की जो राजनीति है उसको चमकने से रोकने के लिए इस प्रकार के गंभीर आरोप उन अधिकारियों पर लगाए गए हैं। उन पर हम बात भी करेंगे। जैसे ग्रुप सी की जो है सेकंड पॉइंट में, जो ग्रुप सी की भर्ती के लिए जो पॉलिसी बनाई गई, तो जो ग्रुप सी के लिए जो पॉलिसी तैयार की गई थी सीईटी की, तो उसमें भी उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो कमियां थी, 3 महत्वपूर्ण कमियां थी जिन पर एचएसएससी ने आवाज उस समय उठाई थी। जो सीईटी की पॉलिसी थी, एचएसएससी उस समय चाहती नहीं थी कि ये काम हो, ठीक है। उसके जो तत्कालीन जो चेयरमैन थे उन्होंने भी बताया था, साथ के साथ जो और जो सदस्य थे उन्होंने भी इस चीज को लेकर अवगत करवाया था कि यदि सीईटी की पॉलिसी में ये होता है तो ये भर्तियां फिर कभी पूरी नहीं होगी। जैसे उन्होंने एक उदाहरण देते हुए बताया कि जो ट्रिपल पी आईडी है, ठीक है ना, उसके साथ न जोड़ा जाए। एचएसएससी ने इस बात को पहले ही बोल दिया था कि क्योंकि ट्रिपल पी आईडी के अंदर लगभग क्या है 99 लाख शिकायतें आई हुई हैं, ठीक है, सरकार को, ठीक है। तो इतनी ज्यादा जो कमियां आई हुई हैं, तो इसलिए इसके साथ न जोड़ा जाए। लेकिन जो कुछ अधिकारी थे जिनके बारे में उन्होंने बताया है कि वो अधिकारी चाहते ही नहीं थे कि ये भर्तियां पूरी हो। वो सीएमओ ऑफिस का नाम लेते हुए भी बताते हैं कि कुछ अधिकारी वहां हैं और कुछ अधिकारी एजी ऑफिस में बैठे हैं, वो नहीं चाहते थे कि ये भर्तियां पूरी हो। तो उन्होंने दूसरी कमी उसके साथ जोड़ी कि कैटेगरी को भी ट्रिपल पी आईडी से जोड़ा गया, जो कि भर्तियों में परेशानी का सबब बनी है। और उसी का एक नतीजा बना जब ग्रुप डी का रिजल्ट आया। आज भी 2-3 एग्जाम्पल वो देते हुए बोलते हैं, एक तो सोनीपत का और कुरुक्षेत्र का, शायद केकेआर का। तो वहां किस प्रकार से बड़े लेवल पर जो की गलतियां हुई हैं, जो कि कैटेगरी में गलतियां हुई है, जैसे एक्स सर्विस मैन वगैरह, ईएसएम डीएसएम है, आपस में चेंज हो गई, तो उनके बारे में बताया। और तीसरी महत्वपूर्ण बात बताई कि जो 5 अंक प्री एग्जाम में देना गलत है। उस समय एचएसएससी ने ये भी आवाज उठाई थी कि ये 5 अंक आप परी में मत दो,
आपको ढाई या 5 जितने भी आपको अंक देने हैं वो आप फाइनल में दे दो। फाइनल जो रिजल्ट आता है आप उसमें ये अंक दे दो। ये HSSC ने उस समय भी सुझाव दिया था, आवाज उठाई थी, लेकिन जो बड़े अधिकारी थे जो इस पॉलिसी को बनाने में, इस मसौदे को तैयार करने में लगे हुए थे, उन्होंने उस आवाज को अनसुना कर दिया, क्योंकि अनसुना करने का उनका एक ही मकसद था, भर्ती को रुकवाना। भर्ती को रुकवाना ही उनका एक मकसद था। नेक्स्ट वो फिर बताते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 अगस्त को हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए और स्टे लगाया, लेकिन रातों रात सरकार क्या है डबल बेंच में चली जाती है, और वो फिर जो डबल बेंच में चली जाती है तो वो लंबे समय तक केस चलता रहा, लगभग 1 साल और 1-2 महीने वो केस चला। अब जाके 31 मई को क्या है उसका रिजल्ट आया, ठीक है, यानी उसकी फाइनल वर्डिक्ट आई, ठीक है। तो उसके बारे में भी यही बता रहे हैं वो कि जो सीएम है हमारे मनोहर लाल खट्टर जी के बारे में बताते हैं कि निसंदेह वो क्या है एक ईमानदार आदमी थे, और उनका जो मकसद था, उनका साफ साफ मकसद था कि ईमानदारी के साथ भर्ती को पूरा करवाया जाए, और जो सारी भर्तियां बिना पर्ची और बिना खर्ची के की जाए। लेकिन वो असफल मुख्यमंत्री क्यों बन गए? क्योंकि उनके बारे में ये माना जाता है कि जो भी उनके अधिकारी लोग होते हैं वो उन अधिकारियों की बात बहुत ज्यादा सुनते हैं और उस पर 100% ही विश्वास करते हैं। उसके बारे में एक एग्जाम्पल बताया कि उसी समय सीटी क्वालिफाई के लिए आवाज उठाई गई थी, ठीक है, और तो सीएम साहब को भी वो चीज समझाई गई थी, सीएम साहब को भी वो बात समझाई गई थी, लेकिन बड़े अधिकारियों ने सीट क्वालिफाई करने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था, और सीएम के दिमाग में एक बात बैठा दी गई थी कि अब सीट क्वालिफाई नहीं हो सकता। तो इसलिए जो असफल रहा, मुख्य कारण ये जो असफल सीएम जो रहना उनका यही रहा कि वो अपने अधिकारियों पर बहुत ज्यादा विश्वास करते। उसके बाद बताते हैं वो टीजीटी सी और डी भर्तियों पर कि खदरी साहब के बारे में बताते हैं कि खदरी भोपाल सिंह जो खदरी थे, ठीक है, जो चेयरमैन थे, वो वास्तव में ही क्या थे, ईमानदार थे, और उनकी मंशा थी कि वो हटने से पहले पहले कि ग्रुप डी और टीजीटी की जो भर्ती है इनको पूरी करे। डी को उन्होंने किया भी था, लेकिन टीजीटी का वो रिजल्ट निकाल नहीं पाए। तो भोपाल सिंह जो चेयरमैन साहब है, जब वर्डिक्ट आ गया था 31 मई को, तो इससे भी पहले क्या 31 मई के बाद भी जो भोपाल सिंह जो चेयरमैन थे पहले पूर्व चेयरमैन, वो अपनी स्टेटमेंट देते हैं कि आप सी और डी की जो भर्तियां हैं, यानी जो टीजीटी की और डी की जो भर्तियां हैं, आप उस फैसले को जो कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सुनाया है, उस फैसले को मानकर आप भर्ती पूरी कर लीजिएगा, और जो भी जितनी भी है चाहे सी की है डी की है सारी भर्तियां पूरी कर ले दो, और टीजीटी का और ग्रुप डी की फाइनल रिजल्ट निकाल कर और इनकी वेटिंग लिस्ट लगाकर इनको फारिग करो, ठीक है। लेकिन ये स्टेटमेंट दी थी क्योंकि वो वास्तव में इस भर्तियों को करना की उनकी मंशा थी, ठीक है। लेकिन उनकी मंशा पर भी क्या है पानी फेरा। जो बड़े अधिकारी थे उनका सीधा सीधा जो निशाना था वो सीएमओ ऑफिस में की तरफ था और एजी ऑफिस की तरफ था। सीएमओ ऑफिस में आप समझ ही चुके होंगे कौन बैठते हैं, और एजी ऑफिस में आपको पता ही है कि कौन बड़े अधिकारी है जिन्होंने स्टेटमेंट दी है। और वो सीएमओ ऑफिस की तरफ से वो एक स्टेटमेंट टीजीटी के बारे में एग्जाम्पल देते हुए भी समझाते हैं कि टीजीटी वाले कुछ साथी गए थे सीएमओ ऑफिस में उस बड़े अधिकारी के पास, तो उनको बोला था कि वर्डिक्ट आने के बाद कि आपका 48 आवर में हम रिजल्ट निकाल देंगे, लेकिन उन्होंने खुद ऐसा नहीं किया। अब वो खुद ही क्या है इस भर्तियों को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जा रहे हैं, और भर्ती को रोकने का जो मकसद है उनका सीधा सीधा ये है कि जो भी चेयरमैन या जो भी सदस्य लोग हैं कहीं ना कहीं इनको एमएलए की टिकट वगैरह ना मिल जाए। सिर्फ उन्हीं चीजों को जेलीसी को लेकर उनका ये मत है कि ये भर्तियां पूरी न हो, और इसमें युवा भी बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पर इसमें सफर कर रहा है। अब इसी बीच में जो नए चेयरमैन आए हैं
तो नए चेयरमैन में भी आपको दबदबा देख लिया होगा एजी ऑफिस का और सीएम ऑफिस का, कि इन्होंने बोला है कि हम अंत्योदय की भावना से हम सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लेकर जा रहे हैं, और हम जो 5 अंक है वो पंक्ति में खड़े गरीब से गरीब आदमी को हम पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, उन भर्तियों को लेकर वहां पर चले गए हैं। वरना ये ऐसे भी हो सकता था कि पहले जो 20 ग्रुप है उनको सेव कर किया जाए, बचाया जाए, और जो बाकी की जो भर्तियां हैं उसे हाईकोर्ट का फैसला मानकर इस समय पूरा कर लिया जाए, क्योंकि आपको पता है कि आगे चुनाव भी नजदीक है। तो कहीं ना कहीं एक ये अधिकारियों के ऊपर एक उंगली भी उठाता है कि इन अधिकारियों ने ये राय ही क्यों दी है इस प्रकार की। तो ये एक विरोधाभास या अपोजिट पार्टी से भी कुछ प्रेरित इस प्रकार के ये लग रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो चेयरमैन और सदस्य है, ठीक है, बदनामी अधिकारी करना चाहते हैं इनकी, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं इनको एमएलए की टिकट ना मिल जाए, जो जैसे कि मैंने आपको बताया है। इसलिए सारी भर्तियों को इन्होंने रुकवाने का काम किया है और ये आगे भी रुकी रहेंगी। ठीक है, मैंने आपको टीजीटी रिजल्ट के बारे में आश्वासन जो दिया था सीएमओ ऑफिस से, ठीक है, जो अधिकारी थे उन्होंने बोला था, और वो आज ही खुद क्या है अपने आप सुप्रीम कोर्ट में भी इस केस को लेकर जा रही हैं। अब सरकार सुप्रीम कोर्ट में जा रही है कि सोचो क्यों जा रही है, कि 5 नंबर का एक्सपीरियंस का मामला बहुत बड़ा है, और इसके साथ ही टीजीटी भर्ती में एक एक्सपीरियंस का जो मामला है वो भी बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि वो यदि जीवित हो जाता है तो टीजीटी भर्ती फिर क्या है, बिल्कुल उलझ जाएगी, ये पूरी ही नहीं हो जाएगी। तो इसलिए इनका मकसद साफ है कि भर्तियां पूरी ना होंगी तो जो बदनामी होगी चेयरमैन की और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, वो बड़े लेवल पर होगी, और युवा है जो इस सरकार के विरोध में आएंगे, जो है ऐसा। उसके बाद एजी है स्टेटमेंट अखबार में देते हैं, गलत स्टेटमेंट वो क्यों देते हैं कि जो टीजीटी और ग्रुप डी है, कि आपकी जो वर्डिक्ट आई है उसमें लिखा हुआ है कि टीजीटी और ग्रुप डी भी री एडवर्टाइजमेंट होगी, जो बिल्कुल एक गलत तथ्य है, जो एक बिल्कुल गलत तथ्य है, जो कि ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, और ये बोलते हैं कि इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि टीजीटी और डी है ये री एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी हमें कैंसिल करके, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं, जो कि गलत तथ्य है। ये प्रिंट मीडिया में भी छपा था, वास्तव में हमें भी इस बारे में सोचना चाहिए साथियों। ठीक है, कोई और इन्होंने कोर्ट में भी गलत दलीलें देकर भर्तियों को रुकवाया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल टीजीटी भर्ती है, और भी बहुत सारी भर्तियां हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी ये गए हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट में जो गए हैं ये 20 ग्रुपों को लेकर जा सकते थे, बाकी में सेपरेट से क्या कर सकते थे, ये अपना अलग अलग से इन पर केस कर सकते थे, लेकिन इन्होंने सब कुछ का मुद्दा, कुल 17 केस इन्होंने किए हैं, ये तो हमें भी पता है। तो ये उनका कहना है कि भाई इनको बिल्कुल एक साफ पानी में गंदगी या गटर का पानी मिला दिया है, जिसको अब पिया नहीं जा सकता। तो अब 20 ग्रुप को भी इन्होंने बचाने की कोशिश नहीं की है, यानी मकसद साफ है, भर्ती रुकवाना। 31 मई का फैसला माने तो भर्तियां हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन ये भी हिम्मत सिंह के खिलाफ भी अब ये क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, कि कहीं हिम्मत सिंह यदि भर्ती पूरी कर दे तो इनका नाम रोशन ना हो जाए चारों तरफ। तो ये स्टेटमेंट जो सारी दी गई है, ये राहुल के द्वारा जो स्टेटमेंट, एक वीडियो जो वायरल वीडियो है उसमें दी गई है, और इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितना आप सहमत हैं, तो प्लीज इस विश्लेषण पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और बताएं कि कहां तक ये जो बातें राहुल ने जो बोली है सरकार के खिलाफ, और जो ये कह सकते हो आप हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के खिलाफ, और जो इनके जो बड़े अधिकारी हैं उनके खिलाफ, कहां तक ये सच है। सच का पर्दाफाश करना ही एपिक एजू चैनल का सबसे मेन मकसद है। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। जय हिंद साथियों, जय हरियाणा साथियों।